आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज के वीडियो में सिया चेतन मर्डर केस जो कि हाल फिलहाल ही हुआ है और जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसका एक साइको एनालिसिस करना चाहती हूँ। एज अ थेरेपिस्ट अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगी सिया के थॉट प्रोसेस की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि उसे अपने फियांसे का मर्डर करना ज़्यादा आसान लगा, बशर्ते इसके कि वो अपने पेरेंट्स से बात करती और इस शादी के लिए नो करती। तो ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की सोच इस हद तक कैसे जा सकती है, तो इस विषय पे बात करूँगी। दूसरी बात ये है कि इस पूरे विषय में उसके पेरेंट्स किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक लड़की की सोच मर्डर तक जा रही है, तो उसकी इस सोच के लिए उसके माँ बाप क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? उन्होंने अपनी बेटी को किस हद तक प्रेशराइज़ किया, पूरे घर का एनवायरनमेंट कैसा बना के रखा था, और बेटी के साथ बात करना इतना मुश्किल क्यों था? कम्युनिकेशन इतना डिफ़िकल्ट क्यों था उनकी बेटी के लिए कि उसे अपने पेरेंट्स से बात करने के बजाय मर्डर करना ज़्यादा आसान लगा? तो घर का पूरा एनवायरनमेंट इतना डिफ़िकल्ट क्यों था? तो कहीं न कहीं क्या उसके पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इस पे भी बात करूँगी। और तीसरी बात, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और इस दुर्घटना के बाद मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मर्डर और सुसाइड जैसी चीज़ें भी हमारी डेस्टिनी में होती हैं, और अगर नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो इस विषय पे बातें करूँगी। हाँ, यहाँ पे ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ कि सिया का थॉट प्रोसेस, उसके पेरेंट्स, उसके घर के एनवायरनमेंट पे मैं यहाँ बातें कर रही हूँ, मगर मुझे सिया से ज़रा भी सिंपैथी नहीं है और मैं उसके इस एक्ट को टोटली कंडेम करती हूँ। क्योंकि देखिए, आप कितने भी प्रेशर में क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी मेस चाहे बनी हुई हो, मगर किसी दूसरे की जान लेने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। एंड मर्डर इज़ अ क्राइम और उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। Hello everyone, my name is Deepti Shekhar and I am a clinical hypnotherapist, a regression therapist and a family constellation therapist, and I specialize in inner child therapy work, past life therapy work. Over the years, I have guided my clients to explore the power of their own subconscious mind by healing their unresolved emotions and finding balance in their careers, finances, relationships, and inner world. My mission is to help individuals move from pain and confusion to clarity, healing, and empowerment. I do online sessions that may take 1.5 to 2 hours time, and these sessions are very private and confidential and one-on-one. Apart from being a therapist, I'm a wife, a mother, a pet parent, and a Kathak dancer as well. सिया ने अपने पेरेंट्स से बात की, नहीं की, क्या बातें की? अब देखिए, रियलिटी तो कोई नहीं जानता, मगर हाँ, न्यूज़ में ज़रूर ये बातें आ रही हैं कि उसके पेरेंट्स ने क्लेम किया है कि सिया ने कभी भी शादी के लिए इनकार नहीं किया और उन्हें चेतन के एग्ज़िस्टेंस का बिल्कुल पता भी नहीं था। और सिया ने भी बोला कि मुझे मर्डर करना ज़्यादा आसान लगा, बशर्ते कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करती। तो सिया की थॉट प्रोसेस क्या थी? क्यों ऐसी हो गई जहाँ उसे लगा कि मर्डर करना ईज़ियर है? तो इसके पीछे मुझे 4 कारण समझ में आता है। नंबर 1, एक्सट्रीम फ़ियर एंड कन्विक्शन। कहने का मतलब है, उसे बहुत ज़्यादा डर था और उसे पूरा यकीन भी था 2 बातों का। एक तो उसके पेरेंट्स शादी के लिए नो बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं, तो उसने इनकार किया भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर सुनने में आया है कि उसने पेरेंट्स को बोला कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे दो। मगर शायद यहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसका एंगेजमेंट तो कर ही दिया गया था, राइट? और शायद यही वजह थी कि उसे पूरा यकीन था और उसे डर भी था कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मेरी बात सुनेंगे नहीं, मेरी नो की सुनवाई नहीं होगी। दूसरी बात ये कि उसे डर था और पूरा यकीन था कि अगर मैंने चेतन के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, तो उसे मेरी फैमिली में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक तो
उसकी सोशल स्टैंडिंग वो नहीं थी जो उसके पेरेंट्स की थी, और उसे पूरा भरोसा था कि मेरे पेरेंट्स चेतन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस वजह से उसने अपने लाइफ में चेतन के एग्जिस्टेंस की भनक भी अपने पेरेंट्स को होने नहीं दी, राइट। और दूसरा मेजर रीज़न, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे समझ में आता है, वो ये इज़ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। अब देखिए, कई सारे लोग अपनी फैमिली के साथ के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो अपने परिवार के साथ झगड़े झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल होती है, उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। और कई बार उनका पर्सनैलिटी ऐसा बन जाता है, क्योंकि बचपन में कुछ उनके एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं कि जब भी उन्होंने अपना स्टैंड लेने की कोशिश की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की हो अपने पेरेंट्स से, तो उन्हें बुरी तरह से डांटा गया हो, उन्हें सीवियरली पनिश किया गया हो, और उन्होंने फिर कंप्लेन करना छोड़ दिया, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में फ़ाइट करना छोड़ दिया फॉर देयर ओन मेंटल पीस। कई बार इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स पास्ट लाइफ से भी आ रहे होते हैं। तो वी कैन से कि सिया का ये जो बिहेवियर था वाज एन एक्सट्रीम केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, जहाँ वो किसी भी हालत में अपने परिवार वालों से या अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में या झगड़े की सिचुएशन में नहीं जाना चाहती थी। अगेन बिकॉज शायद वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, समझती थी, और उसे पूरा यकीन था, अंदाज़ा था कि उसकी बातों की सुनवाई ज़रा भी नहीं होगी। क्योंकि अगर उसे ज़रा भी भरोसा होता कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनेंगे, तो ज़रूर उसने कोशिश तो की होती, बात समझाने की कोशिश की होती, ज़िद की होती अपनी बात मनवाने की, मगर उसने ऐसी कोशिश नहीं की। और उसे लगा कि इनसे बात करने का मतलब है कि हिटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल, पत्थर पे सर मारने के बराबर है। उससे आसान है कि मैं केतन को अपने रास्ते से हटा दूँ, राइट। तो और क्योंकि देखिए, जब आप अपनी पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जाते हैं, तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉक करना पड़ता है। यानी ये बहुत ही एक मुश्किल वाली बात होती है, जहाँ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है, एक अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, आपके पेरेंट्स के डिसीजन को आपको स्ट्रॉन्ग होके नो बोलना है ना? इसके लिए बहुत सारा करेज, हिम्मत चाहिए। तो उसके अंदर शायद वो करेज, हिम्मत नहीं थी, या शायद उसकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उसने कोशिश ही नहीं की। सो दिस वाज एन एक्सट्रीम केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आती है, वो ये कि फ़ियर ऑफ सोशल स्टिग्मा, यानी कि दुनिया का डर कि लोग क्या सोचेंगे। इस बात का बहुत डर होना, शायद अपने लिए नहीं, शायद अपने पेरेंट्स के लिए, कि मेरे पेरेंट्स की एक सोशल स्टैंडिंग है, उनका दुनिया में, समाज में उनकी इज़्ज़त है, रेपुटेशन है, और अगर मैं शादी के लिए ना करती हूँ, तो शायद उनकी रेपुटेशन इम्पैक्टेड होगी, या मैं कोई ऐसा स्टेप उठा लूँ कि मैं चेतन के साथ भागकर शादी कर लूँ। तो क्योंकि ये एक रास्ता भी था उसके सामने, वो भाग सकती थी, मगर उसने ऐसा स्टेप नहीं लिया। एंड आई एम श्योर कि उसने काफ़ी सोचा होगा, इंटेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में वो गई होगी, दुविधा के स्टेट में रही होगी, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, उसने सोचा होगा। और ये रास्ता भी उसने सोचा कि बिल्कुल नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बेइज्जत नहीं करना चाहती थी। समाज में जो उनकी नाम थी, उनका जो नाम था, उनका जो सम्मान था, उनको कम नहीं करना चाहती थी, या उसे गिल्टी महसूस हुआ होगा अपने पेरेंट्स को नीचा, कि उसके पेरेंट्स उसके वजह से छोटा महसूस करेंगे, समाज में बेइज्जत हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्टेप उसके लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑब्वियसली वो भाग नहीं सकती है, वो अपने पेरेंट्स से फ़ाइट नहीं कर सकती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकती। उसे बहुत ज़्यादा डर है कि मैं कुछ भी बोल नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स मेरी ना नहीं सुनेंगे। तो उसके पास एक आखिरी रास्ता यही रह गया था कि वो केतन को अपने रास्ते से हटा देती, राइट। और वैसे भी देखिए, मुझे लगता है कि जब एक पर्सन बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, तो उसकी थिंकिंग स्ट्रेट नहीं रह जाती, और वो बहुत डेस्परेट हो जाता है कि मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, मुझे अपने इस हेवी इंटेंस सिचुएशन से जो
बहुत ही मेरी लाइफ का डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बर्डनसम सिचुएशन है, जो मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं डेस्परेट हूँ इससे निकलने के लिए, तो और कुछ नहीं कर सकती, तो चलो यही एक आसान रास्ता है कि मैं केतन को रास्ते से निकाल दूँ। हालाँकि ये सब बोल के मैं बिल्कुल, जैसा मैंने बोला कि मैं सिया को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उसके एक्शंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट उसके थॉट प्रोसेस को यहाँ एनालाइज़ करने का काम कर रही हूँ। किसी को मार देना इज़ अ क्राइम, किसी का हक नहीं बनता, चाहे आप किसी भी मेंटल इमोशनल स्टेट में क्यों ना हो, किसी का मर्डर कर देना आपका हक नहीं बनता, दिस इज़ अ क्राइम, और आपको इसका पनिशमेंट ज़रूर ही मिलना चाहिए, राइट? तो चलिए अब बात करती हूँ सिया के पेरेंट्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि उसके पेरेंट्स ने सिया के साथ अपना कम्युनिकेशन इतना डिफ़िकल्ट क्यों बना के रखा था। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स और बेटी के बीच कम्युनिकेशन ईज़ी तो नहीं था, है ना? देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो वो बड़ी आसानी से, बेबाक तरीके से, बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेशन वो अपनी बात खुल के अपने पेरेंट्स को बताता है। मगर जब एक पेरेंट पेशेंटली उसकी बात नहीं सुनता, आधी बात सुन के बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं पेरेंट्स, उसे डाँटते हैं, पनिश करते हैं, तो धीरे-धीरे बच्चा समझ जाता है कि पेरेंट्स को कोई भी बात बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमें समझेंगे नहीं, ऊपर से 10 लेक्चर देंगे, पनिशमेंट मिल जाएगा सो अलग, सो बेहतर है कि उसे ना बताया जाए। ज़रूर कुछ इस तरह का सिचुएशन बचपन से रहा होगा, क्योंकि जब कम्युनिकेशन ईज़ी नहीं रह जाता है बच्चों के लिए, तो वो फिर अपने पेरेंट्स से बातों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, बताना नहीं चाहते। क्योंकि अगर ईज़ी कम्युनिकेशन रहता तो डेफ़िनेटली उसने अपने पेरेंट्स से बात की होती। आराम से वो बोल सकती थी कि भई मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं नहीं करना चाहती, तुम लोग रोक दो इस शादी को, है ना? मगर ये छोटी-सी बात, ये छोटा-सा कम्युनिकेशन उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों था? तो ज़ाहिर है कि उसके पेरेंट्स ने कम्युनिकेशन अपने बिहेवियर पैटर्न से डिफ़िकल्ट बना के रखा हुआ था, जहाँ बच्चे उसको ईज़िली अपने इमोशंस को लेकर पेरेंट्स को ईज़िली अप्रोच नहीं कर सकते थे, राइट? सो अब देखिए, रियलिटी क्या है मैं नहीं जानती हूँ, ये मेरे असम्पशन्स हैं। मैं अपने तरीके से सोच रही हूँ, एज़ अ थेरेपिस्ट सोच रही हूँ कि एक बच्चे के लिए क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने पेरेंट्स से छोटी-छोटी बातें कर पाना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना, राइट? दूसरी बात, मुझे लगता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में जो होता है, ख़ास करके वेल्दी फैमिलीज़ और ऐसी फैमिलीज़ जो बहुत पॉपुलर होती हैं, जिनका दुनिया में नाम होता है, तो उनके लिए फैमिली नेम और फैमिली रेपुटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और बचपन से बच्चों को उसी तरह से ग्रूम किया जाता है। उनकी हर छोटी-बड़ी बातों में फैमिली के रेपुटेशन की दुहाई दी जाती है कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, फैमिली रेपुटेशन का सवाल है, या हमारे घर की बहुएँ नौकरी नहीं करती, फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, हमारे घर के बेटे किचन में जाएँगे खाना बनाने, क्या हमारे घर में नौकरों की कमी है? तो इस तरह की बातें बचपन से होती हैं, और बच्चे भी कुछ इस तरह से ग्रूम्ड हो जाते हैं, उनके लिए भी मेंटली फैमिली का रेपुटेशन एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण था, जैसा कि सिया ने भी बताया, बहुत बड़ा वजह बन गया कि क्यों सिया ने ना नहीं बोला, क्यों सिया ने चेतन के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्यों सिया ने चेतन के साथ भागने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने मर्डर तक का सोचा, राइट? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये कि कई फैमिलीज़ में एल्डर्स बड़े ही स्ट्रिक्ट और रिजिड होते हैं। बच्चों की देखभाल तो करते हैं, मगर ऐसे फैमिलीज़ में बच्चों की सुनवाई नहीं होती। सारे छोटे-बड़े लाइफ़ के मैटर के डिसीजंस बड़े ही करते हैं। उसमें बच्चों की राय नहीं ली जाती, बच्चों का फ़ैसला नहीं पूछा जाता, बच्चों की चॉइसेस नहीं देखी जाती। बड़ों को अपने हिसाब से जो सही लगता है वो, हालाँकि वो बच्चों का भला सोचकर ही करते हैं ऐसा, मगर उन्हें अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वो डिसीजंस लेते हैं, और एक बार जो वो फ़ैसले ले लेते हैं वो फ़ाइनल होता है। वो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि मैंने कह दिया तो कह दिया, टाइप एल्डर्स, कि एक बार उन्होंने फ़ैसला ले लिया तो फिर बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती। तो आई बिलीव कहीं न कहीं हो सकता है सिया के पेरेंट्स का भी कुछ इस तरह का बिहेवियर पैटर्न रहा हो, जहाँ सिया की कभी सुनवाई नहीं होती थी, बचपन से नहीं होती रही होगी। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में उसके पेरेंट्स ही डिसाइड करते होंगे, और वो स्ट्रिक्टली
कुछ इस तरह की सिचुएशन होती होगी कि हमने फ़ैसला ले लिया तो ले लिया। तो क्योंकि सिया क्लियरली समझ पाती थी, उसी घर की बच्ची थी, तो उसको अपने पेरेंट्स का बिहेवियर पता था, उसे अंदाज़ा था और शायद यही कारण था कि उसने कभी भी अपने पेरेंट्स से नो बोलने की कोशिश नहीं की या उसके लिए ये बातें बहुत ही अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करना, उनसे बात करना एक पहाड़ जैसा मैटर लगा और किसी का को रास्ते से निकाल देना, मर्डर करना उसे ईज़ियर लगा। तो देखिए एज़ पेरेंट्स हम अपने बिहेवियर से कई बार अपने बच्चों की ज़िंदगी बड़ी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन से 2 में से एटलीस्ट एक पेरेंट ऐसा हो जो अपने बच्चों की बातों को पेशेंटली सुने, बिना रिएक्ट किए, बिना उसे डाँटे-डपटे, बिना पनिश किए, काम माइंड से उसे गलत और सही का फ़र्क समझाएँ ताकि बच्चा ईज़िली अपने पेरेंट को किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अप्रोच कर सके, है ना? एज़ पेरेंट्स आप इतने डिफ़िकल्ट मत बन जाओ कि बच्चे को आपको अप्रोच करने में सोचना पड़े 10 बार और वो अपने कच्चे-पक्के नॉलेज के बेस पे कुछ गलत फ़ैसले ले लें और ज़िंदगी भर रिग्रेट करें, राइट? सो चलिए अब इस टॉपिक पे आती हूँ कि क्या मर्डर और सुसाइड हमारे डेस्टिनी का हिस्सा होते हैं या नहीं? तो देखिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और हज़ारों पास्ट लाइफ सेशंस कर चुकी हूँ और इन पास्ट लाइफ सेशंस में कई बार मेरे क्लाइंट्स एलबीएल स्टेज में जाते हैं। एलबीएल यानी लाइफ बिटवीन लाइफ। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ एक इंसान सोल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये 2 लाइफ टाइम्स के बीच का स्टेट होता है और इस स्टेज में एक सोल अपने नेक्स्ट लाइफ की प्लानिंग करता है अपने सोल ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठ के, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठकर अपने लाइफ की प्लानिंग करता है और बहुत सारे एलबीएल सेशंस मैंने देखे हैं मगर आज तक मैंने मर्डर या सुसाइड प्लान होता हुआ कभी भी नहीं देखा। तो सवाल है ऐसा कैसे हो जाता है? तो देखिए कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा इंसान आता है जिसके साथ हमारा प्रीवियस कई लाइफ टाइम से एक बहुत ही कार्मिक, टॉक्सिक या यूँ कहें एक बहुत ही बुरा वाला रिलेशनशिप का पैटर्न चला आ रहा होता है। या कोई एक ऐसा इंसान हमारे जीवन में आता है जो हमें एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ लेसन सिखाने आता है और हम इस रिश्ते को निभाने के बजाय, इस डिफ़िकल्ट लाइफ के लेसन को सीखने के बजाय हम एक शॉर्टकट लेने का काम करते हैं क्योंकि ये रिश्ता निभाना बहुत ही बर्डनसम लग रहा है, ये लेसन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सीखना, बहुत हेवी फ़ील हो रहा है, तो शॉर्टकट ले लेना आसान लगता है। यानी कि सोल एक पतली गली लेने का काम करता है कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग द लेसन, इंस्टेड ऑफ कि मैं रिश्ता निभा दूँ, क्यों ना इस पर्सन को मैं मार दूँ, अपने रास्ते से हटा दूँ या ये लाइफ़ का सिचुएशन मेरे लिए क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो क्यों ना मैं सुसाइड करूँ, अपनी लाइफ़ को ही ख़त्म कर दूँ। तो ये एक आसान रास्ता, एक शॉर्टकट एक इंसान चुन लेता है। मगर एज़ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये शॉर्टकट कभी भी शॉर्ट नहीं होता। ये रास्ता आपको बहुत लंबे रास्ते पर लेकर जाता है और ये बहुत हैवी कर्मा आप क्रिएट कर लेते हो। क्यों किसी का मर्डर करना और सुसाइड करना एक बहुत ही डार्क कर्मा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से आप बच ही नहीं सकते। आने वाले वक्त में आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा। ऊपर वाले के इंसाफ के साथ, ऊपर वाला हर किसी के साथ इंसाफ करता है, आप उसकी नज़र से बच ही नहीं सकते। तो व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट सच अ हेवी कर्मा, डार्क कर्मा, जिसकी बड़ी बुरी भरपाई आपको आगे जाके करनी पड़ेगी? आप ऐसा काम ही क्यों करो? Right? It is better to face a situation. It is better to go through a problem. It is better to face a conflicting situation. It is better to take up a stand, say no, be strong, fight your battles, quarrel with your parents, try to explain your own point of view instead of committing such a huge crime, such a huge dark karma. जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट इन फ्यूचर आपके ऊपर आएगा। सो ऐसा कुछ भी करने के पहले 1000 दफ़ा सोचिए। इनफैक्ट ऐसी बात तो आप बिल्कुल सोचना ही बंद कर दें। मर्डर एंड सुसाइड इज़ अ क्राइम, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। सो this is all from my side. So thank you so much for watching. I hope
दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन सम वे। सो आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय। नमस्कार।